नमस्कार दोस्तों। जीवन में कभी न कभी हम ऐसे इंसान से टकराते हैं जो कि एक ख़ास वक्त में वो इतना हमें सुंदर लगता है या उसके चेहरा, आकृति, सुंदरता इतनी भा जाती है कि उसकी वो छवि हमेशा हमारे दिमाग में रहती है। चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, लड़का या लड़की या बच्चा या कोई भी। बाद में क्या होता है उसके साथ पे वो हमेशा शायद जानने की उत्सुकता भी बनी रहती है, लेकिन एक ख़ास छवि उस क्षण की सदा बनी रहती है। अच्छा या बुरा उससे कोई लेना देना नहीं। तो यहाँ जो हमारी आज की कहानी है महमूदा, जिसे लिखा है सआदत हसन मंटो जी ने, बहुत ही प्रभावशाली और अंदर तक छू जाने वाली कहानी है। और कहानी की शुरुआत से कहानी के अंत तक जब हम पहुँचते हैं तो अंत में जो इसका एक क्लाइमैक्स जिसे मैं कहूँगा, आखिरी जो पड़ाव है कहानी का, आखिरी जो आखिरकार जो होता है कहानी में, वो अंदर तक हिला के रख देता है। तो आइए सुनते हैं सआदत हसन मंटो जी की एक शानदार कहानी महमूदा। मुस्तकीम ने महमूदा को पहली बार अपनी शादी में देखा। आरसी मुसहफ रस्म अदा हो गई थी कि अचानक उसे दो बड़ी बड़ी असाधारण रूप से आंखें दिखाई दी। वे महमूदा की आंखें थी जो अभी तक कुंवारी थी। यहाँ पे एक शब्द आया है मुसहफ रस्म। इसका मतलब होता है एक प्रथा जिसके अनुसार दुल्हन के अंगूठे में एक बड़े शीशे वाली अंगूठी पहनाते हैं, जिसमें दुल्हन को पहली बार उसकी सूरत देखता है। तो ये पुराने ज़माने की एक रस्म हुआ करती थी। तो मुस्तकीम ने महमूदा को पहली बार अपनी शादी में देखा। आरसी मुसहफ रस्म अदा हो चुकी थी और अचानक उसे दो बड़ी बड़ी असाधारण रूप से बड़ी आंखें दिखाई दी। वह महमूदा की आंखें थी जो अभी तक कुंवारी थी। मुस्तकीम औरतों और लड़कियों के झुरमुट में घिरा हुआ था। महमूदा की आंखें देखने के बाद उसे ज़रा अनुभव न हुआ कि आरसी मुसहफ की रस्म कब शुरू हुई और कब खत्म हुई। उसकी दुल्हन कैसी थी ये बताने के लिए उसे मौका दिया गया, मगर महमूदा की आंखें उसको दुल्हन और उसके बीच एक काले मखमली पर्दे की भांति बाधक हो गई। उसने चोरी चोरी कई बार महमूदा की ओर देखा। उसकी हमउम्र लड़कियां सब चहचहा रही थी। मुस्तकीम से बड़े जोरों पर छेड़खानी हो रही थी, मगर वह अलग थलग खिड़की के पास घुटनों पर ठोड़ी जमाए खामोश बैठी थी। उसका रंग गोरा था। बाल तलखियों पर लिखने वाली स्याही की भांति काली अथवा चमकीले थे। उसने सीधी मांग निकाल रखी थी जो उसके अंडाकार चेहरे पर बहुत जचती थी। मुस्तकीम का अनुमान था कि उसका कद छोटा है, अतः जब उठा तो उसका प्रमाण भी मिल गया। उसका लिबास बहुत साधारण था। दुपट्टा जब उसके सिर से ढलता और फर्श तक पहुंचता तो मुस्तकीम ने देखा कि उसका सीना बहुत ठोस और मजबूत है। भरा भरा जिस्म, तीखी नाक, चौड़ी पेशानी, छोटा सा मुंह और आंखें जो देखने को सबसे पहले दिखाई देती थी। मुस्तकीम अपनी दुल्हन को घर ले गया। 2-3 मास बीत गए। वह खुश था इसलिए कि उसकी पत्नी सुंदर तथा सुघड़ थी, लेकिन वह महमूदा की आंखें न भूल सका था। उसे ऐसा महसूस होता था कि उसके दिल व दिमाग पर वो छा गई। मुस्तकीम को महमूदा का नाम मालूम नहीं था। एक दिन उसने अपनी बीवी कुलसुम से यूं ही पूछ लिया, वो लड़की कौन थी जो हमारी शादी पर आरसी मुसहफ की रस्म अदा हो रही थी और एक कोने में खिड़की पर बैठी हुई थी? कुलसुम ने जवाब दिया, मैं क्या कह सकती हूँ, उस वक्त कई लड़कियाँ थीं, मालूम नहीं आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। मुस्तकीम ने कहा, वो जिसकी बड़ी बड़ी आंखें थी। कुलसुम समझ गई। ओहो, आपका मतलब महमूदा से है। हाँ, वाकई उसकी आंखें बहुत बड़ी हैं, लेकिन बुरी नहीं लगती। गरीब घराने की लड़की, बहुत कम बोलने वाली और शरीफ। कल ही उसकी शादी हुई है। मुस्तकीम को सहसा एक धक्का सा लगा। उसकी शादी हो गई कल? हाँ, मैं कल वहीं तो गई थी। मैंने आपसे कहा नहीं था कि मैंने उसे एक अंगूठी दी है? हाँ, मुझे याद आया, लेकिन मुझे ये ना मालूम था कि तुम जिस सहेली की शादी में जा रही हो ये वही लड़की है, बड़ी आंखों वाली। कहाँ शादी हुई उसकी? कुलसुम ने गिलौरी बनाकर अपने पति को देते हुए कहा, अपने अजीज़ों में। खाविंद उसका रेलवे वर्कशॉप में काम करता है। 150 रुपये माहवार तनख्वाह है। सुना है बेहद शरीफ आदमी है।
मुस्तकीम ने गिलोरी कल्ले के नीचे दबाई। चलो अच्छा हो गया, लड़की भी जैसा कि तुम कहती हो शरीफ है। कुलसुम से न रहा गया। उसे आश्चर्य हो रहा था कि उसका पति महमूदा में इतनी दिलचस्पी ले रहा है। वो क्यों? उसने कहा, ताज्जुब है कि आपने उसे एक नज़र देखने पर याद रखा। मुस्तकीम ने कहा, उसकी आंखें कुछ ऐसी है कि आदमी उसे भूल नहीं सकता। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? कुलसुम दूसरा पान बना रही थी। थोड़ी सी फुर्सत के बाद वह अपने पति से कहने लगी, मैं तो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती। मुझे तो उसकी आंखों में कोई आकर्षण दिखाई नहीं देता। मर्द न जाने किन निगाहों से देखते हैं। मुस्तकीम ने यही उचित समझा कि इस विषय पर अब आगे बातचीत नहीं होनी चाहिए। इसलिए उत्तर में वो मुस्कुराकर उठा और अपने कमरे में चला गया। इतवार की छुट्टी थी। सदा की भांति उसने अपनी पत्नी के साथ मैटिनी शो में जाना चाहिए था, मगर महमूदा का जिक्र छेड़कर उसने दिमाग को बोझिल बना लिया था। उसने आराम कुर्सी में लेटकर तिपाही पर से एक किताब उठाई जिसे वह 2 बार पढ़ चुका था। उसने पहला पन्ना निकाला और पढ़ने लगा, परंतु अक्षर गड़बड़ होकर महमूदा की आंखें बन जाते। मुस्तकीम ने सोचा, शायद कुलसुम ठीक कहती है कि उसे महमूदा की आंखों में कोई आकर्षण नज़र नहीं आता। हो सकता है किसी और मर्द को भी नज़र आता हो। एक सिर्फ मैं ही हूँ जिसे दिखाई दिया है। पर क्यों? मैंने ऐसा कोई इरादा नहीं किया था। मेरी ऐसी कोई इच्छा भी न थी कि वो मेरे दिल व दिमाग पर छा गई। इसमें न उन आँखों का दोष है, न मेरी आँखों का जिसने मैंने उन्हें देखा। इसके बाद मुस्तकीम ने महमूदा के विवाह के बारे में सोचना आरंभ किया। हो गई उसकी शादी, चलो अच्छा है। लेकिन दोस्त, ये क्या बात है कि तुम्हारे दिल में हल्की सी टीस उठती है? क्या तुम चाहते हो कि उसकी शादी न हो, सदा कुंवारी रहे? क्योंकि तुम्हारे दिल में उसकी शादी करने की इच्छा तो कभी उत्पन्न नहीं हुई। तुमने उसके बारे में कभी एक क्षण के लिए नहीं सोचा कि यह जलन कैसी? इतनी देर तुम्हें उसे देखने का कभी विचार नहीं आया, पर अब तुम क्यों उसे देखना चाहते हो? और यदि कभी उसे देख भी लो तो क्या कर लोगे? बोलो बोलो ना, क्या करोगे? मुस्तकीम के पास इसका कोई जवाब नहीं था। असल में उसे मालूम नहीं था कि वह क्या चाहता है। यदि कुछ चाहता भी तो क्यों चाहता है? महमूदा की शादी हो चुकी थी और वह भी केवल एक दिन पहले, यानी उस समय जबकि मुस्तकीम पुस्तक पढ़ रहा था। महमूदा निश्चय ही दुल्हन के लिबास में या तो अपने मायके में या अपने ससुराल में शर्माई लजाई बैठी थी। वह खुद शरीफ थी, उसका पति भी शरीफ था, रेलवे वर्कशॉप में नौकर था और 150 रुपये मासिक वेतन भी पाता था। बड़ी खुशी की बात थी। मुस्तकीम की हार्दिक इच्छा थी कि वह खुश रहे, आजीवन सुखी रहे, लेकिन उसके दिल में न जाने क्यों एक टीस सी उठती थी जो उसे व्याकुल कर देती थी। मुस्तकीम अंत में इस नतीजे पर पहुंचा कि ये सब बकवास है। उसे महमूदा के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं सोचना चाहिए। 2 वर्ष व्यतीत हो गए। इस दौरान उसे महमूदा के बारे में कुछ मालूम न हुआ और न उसने कुछ मालूम करने का प्रयत्न किया। यद्यपि वह और उसका पति मुंबई, यानी कि जिसे पहले बम्बई कहा जाता था, उसे वहीं पर डोंगरी की गली में रहता था। डोंगरी एक इलाका। मुस्तकीम हालांकि डोंगरी से बहुत दूर माहिम में रहता था, लेकिन अगर वह चाहता तो बड़ी आसानी से महमूदा को देख सकता था। एक दिन कुलसुम ही ने उससे कहा, आपकी उस बड़ी बड़ी आंखों वाली महमूदा के नसीब बहुत बुरे निकले। चौंक कर मुस्तकीम ने चिंतित स्वर में पूछा, क्यों, क्या हुआ? कुलसुम ने गिलोरी बनाते हुए कहा, उसका खाविद एकदम मौलवी हो गया है। तो उससे क्या हुआ? आप सुन तो लीजिए। वह हर वक्त मज़हब की बातें करता रहता है, लेकिन वही ऊटपटांग किस्म की। वजीफ़े करता है, चिल्ले काटता है, महमूदा को मजबूर करता है कि वह भी ऐसा ही करे। फ़कीरों के पास घंटों बैठा रहता है। घर बार से बिल्कुल खालिफ हो गया है। दाढ़ी बढ़ाई है, हाथ में हर वक्त तस्बीह होती है। काम पर कभी जाता है, कभी नहीं जाता।
कई कई दिन गायब रहता है। वो बेचारी कुड़ती रहती है, घर में खाने को कुछ होता नहीं, इसलिए फाके करती है। और जब उससे शिकायत करती है तो आगे से जवाब मिलता है, फाका कशी अल्लाह तबारक ताली को बहुत प्यारी है। कुछ लोग ने सब कुछ एक सांस में कहा। मुस्तकीम ने पंदनिया से थोड़ी सी छालियाँ उठाकर मुंह में डाली, यानी पानदान से। कहीं दिमाग में नहीं चल गया उसका, कहीं दिमाग तो नहीं चल गया उसका। कुलसुम ने कहा, महमूदा का तो यही ख्याल है। ख्याल क्या, उसे तो यकीन है। गले में बड़े बड़े मनकों वाली माला डाले फिरता है, कभी कभी सफ़ेद रंग का चोला भी पहनता है। मुस्तकीम गिलोरी लेकर अपने कमरे में चला गया और आराम कुर्सी में लेट कर सोचने लगा। यहाँ गिलोरी का मतलब पान से। यह क्या हो गया, उससे पति तो बड़ा दुखदाई होता है। गरीब किस मुसीबत में फंस गई। मेरा ख्याल है कि पागलपन के कीटाणु उसके अंदर शुरू से ही मौजूद होंगे, जो अब एकदम उभर आए हैं। लेकिन सवाल ये है कि अब महमूदा क्या करेगी। उसका तो यहाँ कोई रिश्तेदार भी नहीं। कुछ लोग शादी करने लाहौर से आए थे और वापस चले गए थे। क्या महमूदा ने अपने माँ बाप को लिखा होगा? नहीं नहीं, उसके माँ बाप तो जैसा कि कुलसुम ने एक बार बताया था, उसके बचपन में ही मर गए थे। शादी उसके चाचा ने की थी। डोंगरी में शायद उसकी जान पहचान का कोई हो, लेकिन नहीं, जान पहचान का तो कोई होता तो वो फाके क्यों करती, यानी कि भूखा रहना। कुलसुम क्यों न उसे अपने यहाँ ले आए। पागल हुए हो मुस्तकीम, होश के नाखून लो। मुस्तकीम ने एक बार फिर इरादा किया कि महमूदा के बारे में नहीं सोचेगा, इसलिए कि उससे कोई लाभ नहीं होगा। बेकार मगजमारी की। बहुत दिनों के बाद कुलसुम ने एक रोज़ बताया कि महमूदा का पति, जिसका नाम जमील था, करीब करीब पागल हो गया है। मुस्तकीम ने पूछा, क्या मतलब? कुलसुम ने जवाब दिया, मतलब यह कि वो रात को एक सेकंड के लिए भी नहीं सोता। जहाँ खड़ा है वहीं घंटों खामोश खड़ा रहता है। महमूदा गरीब रोती रहती। मैं कल उसके पास गई थी। बेचारी का कई दिन से फाका था। मैं 20 रुपये दे आई, क्योंकि मेरे पास इतने ही थे। मुस्तकीम ने कहा, बहुत अच्छा किया तुमने। जब तक उसका पति ठीक नहीं होता, कुछ न कुछ दे आया करो, ताकि गरीब को फाका की नौबत तो न आए। कुलसुम ने कुछ सोच विचार करने के बाद विचित्र स्वर में कहा, असल में बात कुछ और है। क्या मतलब? महमूदा का ख्याल है कि जमील ने महज एक ढोंग रच रखा है। वो पागल वागल हरगिज़ नहीं है। बात यह है कि वो क्या, वो औरत के काबिल नहीं है। यह कमज़ोरी दूर करने के लिए वो फ़कीरों सन्यासियों से टोने टोट के लेता रहता है। मुस्तकीम ने कहा, यह बात तो पागल होने से ज़्यादा अफसोसजनक है। महमूदा के लिए तो ये समझो कि घरेलू ज़िंदगी एक बला बनकर रह गई है। मुस्तकीम अपने कमरे में चला गया और महमूदा की दुर्दशा के बारे में सोचने लगा। ऐसी स्त्री का जीवन क्या होगा जिसका पति सर्वथा निष्क्रिय है, जिसकी उमंगें होंगी उसके हृदय में, उसके यौवन ने कितने कम कपा देने वाले स्वप्न देखे होंगे, उसकी अपनी सहेलियों से कुछ नहीं सुना होगा, कितनी निराशा हुई होगी बेचारी को जब उसने चारों ओर शून्य ही शून्य दिखाई दिया होगा। उसने अपनी गोधरी करने के बारे में कई बार सोचा होगा। जब डोंगरी में किसी के यहाँ बच्चा होने की सूचना उसे मिलती होगी तो बेचारे के दिल पर घूंसा सा लगा होगा। अब क्या करेगी? ऐसा न हो कहीं आत्महत्या कर ले। 2 वर्ष तक उसने किसी को यह राज न बताया, परंतु उसका सीना फट गया। खुदा उसके हाल पर रहम करे। बहुत दिन गुजर गए। मुस्तकीम और कुलसुम छुट्टियों में पंचगनी चले गए। वहाँ 2.5 महीने रहे। वापस आए तो 1 माह के पश्चात कुलसुम के यहाँ लड़का पैदा हुआ। वह महमूदा के घर न जा सकी, लेकिन एक दिन उसकी सहेली जो महमूदा को जानती थी उसे बधाई देने आई। उसने बातों बातों में कुलसुम से कहा, कुछ सुना तुमने? वह महमूदा है ना, बड़ी बड़ी आंखों वाली। कुलसुम ने कहा, हाँ हाँ, डोंगरी में रहती है। खाविद की बेपरवाही ने गरीब को बुरी बातों पर मजबूर कर दिया है।
कुलसुम की सहेली ने कहा। कुलसुम ने बड़े दुख भरे स्वर से कहा, कैसी बुरी आदतों पर अब उसके यहाँ गैर मर्दों का आना जाना हो गया है। झूठ। कुलसुम की सहेली का दिल धक धक करने लगा। कुलसुम की सहेली ने कहा, नहीं कुलसुम, मैं झूठ नहीं कहती। मैं परसों उससे मिलने गई थी। दरवाजे पर दस्तक देते ही अंदर से एक नौजवान मर्द जो मेमन मालूम होता था बाहर निकला और तेजी से नीचे उतर गया। मैंने उससे मिलना मुनासिब न समझा और वापस चली आई। यह तुमने बहुत बुरी खबर सुनाई। खुदा उसे गुनाह के रास्ते से बचाए रखे। हो सकता है वो मेमन उसके खाफिद का कोई दोस्त हो। कुलसुम ने खुद को धोखा देते हुए कहा। उसकी सहेली मुस्कुराई। दोस्त चोरों की तरह दरवाज़ा खोलकर भागा नहीं करते। कुलसुम ने अपने पति से यह बात की तो उसे बहुत दुख हुआ। वह कभी नहीं रोया था, लेकिन कुलसुम ने जब उसे यह दर्दनाक खबर बताई तो महमूदा पाप मार्ग पर जा रही है तो उसकी आंखों से आंसू आ गए। उसने उसी समय निश्चय कर लिया था कि महमूदा उसके यहाँ रहेगी। अतः उसने अपने पत्नी से कहा, यह बड़ी भयानक बात है। तुम ऐसा करो, अभी जाओ और महमूदा को यहाँ ले आओ। कुलसुम ने बड़े रूखेपन से कहा, मैं उसे अपने घर में नहीं रख सकती। क्यों? मुस्तकीम ने स्वर में विस्मय से कहा। क्यों? बस मेरी मर्जी। वो मेरे घर में क्यों रहे? इसलिए कि आपको उसकी आंखें पसंद है। कुलसुम के बोलने का ढंग बहुत विषैला और व्यंग्यपूर्ण था। मुस्तकीम को क्रोध आ गया, किंतु वह उसे पी गया। कुलसुम से बहस करना व्यर्थ था। वह केवल यह हो सकता था कि वह कुलसुम को निकाल कर महमूदा को ले आए, पर वह ऐसा कदम उठाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। मुस्तकीम की नीयत बिल्कुल नेक थी और उसे खुद इसका एहसास था। असल में उसने किसी गंदे दृष्टिकोण से महमूदा को देखा भी नहीं था। हाँ, उसकी आंखें उसे बेहद पसंद थी, इतनी कि वह बयान नहीं कर सकता था। वह पाप के मार्ग पर अग्रसर हो चुकी थी और उसने सिर्फ कुछ कदम उठाए थे। उसे विनाश के गड्ढे से बचाया था। मुस्तकीम ने कभी नमाज नहीं पढ़ी थी, कभी रोज़ा नहीं रखा था, कभी खैरात नहीं दी थी। खुदा ने उसे कितना अच्छा मौका दिया था कि वह महमूदा को गुनाह के रास्ते से घसीट कर ले आए और तलाक वगैरह दिलाकर उसकी किसी और से शादी करा दे। मगर वह यह सब सवाब का काम नहीं कर सकता था, इसलिए कि वह अपनी बीवी का दबेल था। बहुत देर तक मुस्तकीम का अंतःकरण उससे झगड़ता रहा। एक दो बार उसने यत्न किया कि उसकी पत्नी सहमत हो जाए, पर जैसा कि मुस्तकीम को मालूम था, ऐसा प्रयत्न करना निरर्थक था, बेकार था। मुस्तकीम का विचार था कि और कुछ नहीं तो कुलसुम महमूदा से मिलने जरूर जाएगी, मगर उसे निराशा हुई। कुलसुम ने उस रोज के बाद महमूदा का नाम तक नहीं लिया। अब क्या हो सकता था? मुस्तकीम खामोश रहा। लगभग 2 वर्ष बीत गए। एक दिन घर से निकलकर मुस्तकीम ऐसे ही दिल बहलाने के लिए फुटपाथ पर चहलकदमी कर रहा था कि उसने कसाईयों की बिल्डिंग की ग्राउंड की खोली के बाहर महमूदा की आंखों की झलक देखी। मुस्तकीम 2 कदम आगे निकल गया। फौरन मुड़कर उसने देखा, महमूदा ही थी। वही बड़ी बड़ी आंखें थी। वह एक यहूदन के साथ थी जो उस खोली में रहती थी, बातें करने में व्यस्त थी। इस यहूदन को सारा माहिम जानता था। अधेड़ उम्र की औरत थी। उसका काम ऐयाश मर्दों के लिए लड़कियां उपलब्ध कराना था। उसकी अपनी 2 जवान लड़कियां थीं जिनसे वो पेशा कराती थी। मुस्तकीम ने जब महमूदा का चेहरा बड़े ही बेहुदा तरीके से मेकअप किए हुए देखा तो वह गरज उठा। अधिक देर तक वह दुखद हृदय देखने की शक्ति उसमें न थी। वहाँ से वो चल दिया। घर पहुंचकर उसने कुलसुम से इस घटना का जिक्र न किया, क्योंकि अब ज़रूरत ही नहीं थी। महमूदा पूर्णतः शरीर बेचने वाली औरत बन चुकी थी। मुस्तकीम के सामने जब भी उसका बेहुदा कामोत्तेजक रूप से मेकअप किया हुआ चेहरा आता और उसकी आंखों में आंसू आ जाते, उसके अंतःकरण ने उससे कहा, मुस्तकीम, जो कुछ तुमने देखा है उसका कारण तुम हो। क्या हो जाता यदि तुम अपनी बीवी की कुछ दिनों की नाराज़गी बर्दाश्त कर लेते? ज़्यादा से ज़्यादा इस अरसे में वह मायके चली जाती है।
मगर महमूदा की ज़िंदगी उस गंदगी से तो बच जाती जिसमें वो इस समय धंसी हुई है। क्या तुम्हारी नीयत नेक नहीं थी? अगर तुम सच्चाई पर थे और सच्चाई पर रहते हुए कुलसुम एक न एक दिन अपने आप ठीक हो जाती। तुमने बड़ा जुल्म किया, बहुत पाप किया। मुस्तकीम अब कर भी क्या सकता था? कुछ भी नहीं। पानी सिर से गुजर चुका था। चिड़िया सारा खेत चुग गई होगी। अब कुछ नहीं हो सकता था। मरते हुए रोगी को अंतिम समय ऑक्सीजन सुखाने वाली बात थी। थोड़े दिनों के बाद बंबई का वातावरण सांप्रदायिक दंगों के कारण बहुत भयंकर हो गया था। बंटवारे के कारण देश के चारों ओर विनाश और लूट का बाजार गर्म था। लोग धड़ाधड़ हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान आ रहे थे। कुलसुम ने मुस्तकीम को मजबूर किया कि वह भी बंबई छोड़ दे। अतः जो पहला जहाज़ मिला उसकी सीटें बुक करा के मियाँ बीवी कराची पहुँच गए और छोटा मोटा कारोबार कर दिया। 2.5 बरस के बाद इस कारोबार में उन्नति होने लगी, इसलिए मुस्तकीम ने नौकरी का विचार त्याग दिया। एक रोज़ शाम को दुकान से उठकर वह टहलते हुए सदर जा निकला। जी चाहा एक पान खाए। 20-30 कदम के फासले पर उसे दुकान नजर आई जिस पर काफ़ी भीड़ थी। आगे बढ़कर वह दुकान के पास पहुंचा। क्या देखता है कि महमूदा बैठी पान खा रही है। चेहरे पर उसी किस्म का भद्दा मेकअप है। लोग उससे गंदे गंदे मजाक कर रहे हैं और वह हंस रही है। मुस्तकीम के होश और हवास गायब हो गए। सोच रहा था कि वहाँ से भाग जाए कि महमूदा ने उसे पुकारा। अरे इधर आओ दूल्हे मियाँ, तुम्हें एक फर्स्ट क्लास पान खिलाएं। हम तुम्हारी शादी में शरीक थे। मुस्तकीम जैसे बिल्कुल पथरा सा गया और उसके बाद उसे कुछ न सूझा। तो दोस्तों, ये कहानी इस मोड़ पर आकर ख़त्म होती है जहाँ एक छवि दिमाग में थी और उसका व्यक्तित्व किस तरह से अंत हुआ, किस तरह से कहानी कहाँ पहुँच गई, क्या से क्या हो गया। तो यही भावनात्मक और दिल छूने वाली कहानी है जिसका नाम है महमूदा। लिखी गई है सआदत हसन मंटो जी ने। बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा बताया है, बहुत अच्छा अनुभव व्यक्त किया है इसमें। और अगर आपको ये कहानी मेरे द्वारा बताई गई अच्छी लगी, आपको मेरी कहानी पढ़ने का तरीका अच्छा लगा, या कुछ भी अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, सुधार चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, अपनी राय दें कैसे और अच्छा किया जा सकते थे, किन कहानियों को आप मुझसे सुनना चाहते हैं। और अनुरोध है आप सभी से कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, स्टोरीज़ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली कहानी में। राधे राधे, नमस्कार।